जय हिंद दोस्तों। यूपीपीसीएस और बीपीएससी में जो करंट अफेयर्स का वेटेज होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। लगभग 30 से 35 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के पूछे जाते हैं यूपीपीसीएस और बीपीएससी में। यूपीपीसीएस में स्टेट स्पेसिफिक लगभग 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं और वहीं बीपीएससी में स्टेट स्पेसिफिक लगभग 6 से 7 या 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इससे ये समझ आता है कि करंट अफेयर्स आपकी नैया पार लगा सकता है या तो फिर आपकी नैया डुबा सकता है। अगर आपने पूरे साल की करंट अफेयर्स को अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से कवर किया है, तो समझ लीजिए आपकी नैया पार लग जाएगी। अगर आपने पूरे साल की करंट अफेयर्स को अच्छे से नहीं किया है तो समझ लीजिए आपकी नैया डूब जाएगी। तो करंट अफेयर्स आपकी नैया है जिसको आपको बचाते रखना है। उसमें मैं क्या आपकी मदद कर सकता हूँ कि पूरे साल की करंट अफेयर्स को मैं थ्रू माइंड मैप्स पढ़ाऊंगा, साथ में उसके बाद मैं उसके एमसीक्यू सॉल्व कराऊंगा। जैसे कि फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं, वो फैक्चुअल बेस्ड हो गया, आपका स्टेटमेंट बेस्ड हो गया। उसके बाद ये थॉट प्रोसेस बेस्ड भी होता है कि उस करंट अफेयर से आप क्या सोच रहे हैं, क्या आउटपुट निकल रहा है, वैसे भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है दोस्तों, साथ में ये जानेंगे कि इस करंट अफेयर्स को पढ़ने के बाद आप किस तरह के नोट्स बना सकते हैं जो लास्ट मोमेंट पे आपको काम आए। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा करंट अफेयर्स के ऊपर बढ़ते हैं। तो जो आपका आज का पहला टॉपिक है वो है ग्लोबल नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स। अब इसको कौन लाता है? ये लाता है यूएनसीटेड। यूएनसीटेड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वो है जनेवा, स्विट्जरलैंड में। कौन से ईयर में ये स्टैब्लिश हुआ था? ये स्टैब्लिश हुआ था 1964 में। ग्लोबल नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 के हिसाब से इंडिया की रैंक जो है इस साल वो है 36 आउट ऑफ 170 कंट्री। लास्ट ईयर जब ये रिपोर्ट आई थी तो इंडिया की जो रैंक थी वो थी 48th रैंक। लास्ट बार ये कौन से साल में ये इंडेक्स आई थी? ये आई थी 2022 में। ठीक है, अब ये जो रैंक दी जाती है ये कई सारे पिलर्स के हिसाब से दी जाती है, कई सारे रैंक आते हैं। उन रैंक को ओवरऑल देखते हुए ये रैंक दी जाती है। अब उन रैंक्स को देखते हैं जिनमें इंडिया ने अच्छे परफॉर्मेंस किए हैं और हाई प्रोबेबली वो रैंक पूछे जा सकते हैं। उसमें से एक ये है कि इंडिया रैंक 10th प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन एआई विथ 1.4 बिलियन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जो एआई में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है इंडिया की रैंक उसमें कितनी है? 10th रैंक है। कितना इन्वेस्टमेंट किया इंडिया ने? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट 1.4 बिलियन इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है, साथ में इंडिया की 113 रैंक क्या है? ह्यूमन कैपिटल में मिला है। थर्ड रैंक इसमें मिली है आर&डी में मिला है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। साथ में सेकेंड रैंक मिली है आपकी गिटहब में मिला है। उसके बाद मिला है 17th रैंक इसको फाइनेंशियल एक्सेबिलिटी में। ठीक है, तो आप ये चीज नोट डाउन कर लीजिएगा, अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा कि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन्हीं को देखते हुए ये रैंक मिलती है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक के ऊपर। दूसरा टॉपिक है आपका रायसीना डायलॉग। अब रायसीना डायलॉग एनुअली होता है। एनुअली कहाँ पे होता है? दिल्ली में। कौन सी ईयर में स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था 2016 में। अब ये रायसीना डायलॉग होता क्यों है? रायसीना डायलॉग इसलिए होता है कि जो भी करंट टॉपिक है, करंट जो ग्लोबल मुद्दे हैं, चाहे वो इकोनॉमिक हो या पॉलिटिकल हो। जैसे इकोनॉमिक में ले लीजिए आपका टैरिफ वॉर हो गया, जैसे यूएस टैरिफ बढ़ा रहा है तो चाइना टैरिफ बढ़ा रहा है, इंडिया बढ़ा रहा है। ठीक है, तो ये जो टैरिफ वॉर हो गया, उसके बाद यूक्रेन और रशिया वॉर हो गया। उसके बाद आप ले लीजिए फॉर एग्जाम्पल इसराइल और ईरान का वॉर ले लीजिए। तो इन सब जो टॉपिक्स होते हैं इन पे डिस्कस होता है। कहाँ पे? दिल्ली में होता है। तो जो इस साल का ये डायलॉग हुआ था उसका थीम क्या था? उसका थीम था काल चक्र, पीपल, पीस एंड प्लैनेट। ठीक है, इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि प्लैनेट रहेगा, प्लैनेट पे अगर पीस रहा तो पीपल रहेंगे। ठीक है, तो बेसिकली इसका थीम था। याद कर लीजिए, पी पत्रकार पोपटलाल पांडे। मजाक कर रहा हूँ, मस्ती कर रहा हूँ। ठीक है, चलो, तो ये क्या है? जियो पॉलिटिकल एंड जियो इकोनॉमिकल कॉन्फ्रेंस होता है। ठीक है, अब इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि ऑर्गेनाइज कौन करता है। तो इसको ऑर्गेनाइज करता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स विथ कोलैबोरेशन ऑफ ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। तो ये जो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन है इसका नाम याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ठीक है, कौन कौन ऑर्गेनाइज करता है इसको? तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और रिसर्च ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। ठीक है, इस साल कुल कितनी कंट्रियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया? इसमें कुल टोटल 125 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया विथ 3500 मेंबर्स। तो टोटल कितने लोग ने पार्टिसिपेट किया? तो 3500 मेंबर ने पार्टिसिपेट किया। इस साल के चीफ गेस्ट कौन थे? इस साल के चीफ गेस्ट थे न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर। कौन थे वो थे आपके क्या नाम था उनका? क्रिस्टोफर लक्सन, कुछ तो ऐसा नाम था, क्रिस्टोफर लक्सन। वो थे न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर जो चीफ गेस्ट थे। ठीक है, अब ये कौन सा कॉन्फ्रेंस था? ये था 10th कॉन्फ्रेंस। रायसीना डायलॉग्स का कौन सा कॉन्फ्रेंस था? तो ये था 10th कॉन्फ्रेंस। ये चीज नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। स्क्वाड ग्रुप।
ठीक है। अब स्क्वाड ग्रुप क्या है, आपने एक नाम सुना होगा, क्वाड ग्रुप। क्वाड ग्रुप क्या है बेसिकली, जिसमें यूएसए, इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, ये 4 कंट्री हैं। जो आया था 2007 में, ठीक है। ये क्यों लाया गया था, जो इंडो पैसिफिक है वहां पे जो चाइना की गतिविधि है उनको कंट्रोल करने के लिए ये लाया गया था, चाइना को टैकल करने के लिए लाया गया था क्वाड ग्रुप, स्क्वाड ग्रुप। तो उसी का एक और ग्रुप है स्क्वाड ग्रुप। तो उसमें कौन कौन सी कंट्री है, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया को हटा दीजिए, यहाँ पे फिलीपींस है, ठीक है। अब ये 4 कंट्री हैं। ये क्यों स्क्वाड ग्रुप लाया गया है, स्क्वाड ग्रुप इसलिए है, मतलब ये बहुत पहले आ चुका है, क्यों लाया गया है, टू काउंटर चाइना इन द साउथ चाइना सी। अब जो साउथ चाइना सी में है, जो चाइना वहां पे अपना डोमिनेट करने की कोशिश करता है, वहां पे कंट्रोल करने के लिए लाया गया था स्क्वाड ग्रुप। उसमें 4 कंट्री हैं, याद रखिएगा, यूएसए, चाइना, यूएसए हो गया आपका, जापान हो गया, फिलीपींस हो गया और ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो ये 4 कंट्री उसमें है। क्वाड ग्रुप में के बारे में भी जान लिया आपने, स्क्वाड ग्रुप के बारे में जान लिया। अब आगे बढ़ते हैं, जो अगला टॉपिक है वो है ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट। अब ये ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट क्या है, ये है समझ लीजिए कि कोई ग्रीन वेस्ट है तो उसको प्रोसेस करके कैसे यूटिलाइज किया जा सके, ऐसा प्लांट स्टैब्लिश किया जा रहा है इंडिया में फॉर द फर्स्ट टाइम। कहाँ पे स्टैब्लिश हो रहा है, इंदौर में। किस मॉडल के थ्रू हो रहा है, ये हो रहा है पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, ठीक है। जिसमें पब्लिक रहेगा, मतलब गवर्नमेंट रहेंगे, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट रहेगा, इनकी दोनों की पार्टनरशिप होगी और एक ग्रीन वेस्ट प्लांट स्टैब्लिश किया जाएगा इंदौर में। फॉर एग्जाम्पल वुड वेस्ट होता है, मतलब जो कोई वुड है उसका वेस्ट है, उसको कन्वर्ट करके प्लेट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, तो उसको यूटिलाइज कर दिया जाएगा, ठीक है। अब ये जो ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट है, ये किसके अंतर्गत आता है, ये आता है स्वच्छ भारत मिशन। अभी स्वच्छ भारत मिशन कौन से ईयर में लाया गया था, ये लाया गया था 2 अक्टूबर सन 2014 को, प्रधानमंत्री जी ने इनोग्रेट किया था इसको, ठीक है। क्या स्वच्छ भारत मिशन आने से पहले भी कोई ऐसा मिशन था, बिल्कुल था, वो था निर्मल भारत अभियान। निर्मल भारत अभियान जो सन 2009 में लाया गया था, वही उसी को बंद करके नया उसी को रीनेम दिया गया स्वच्छ भारत मिशन, जो 2 अक्टूबर सन 2014 को लाया गया। सिंपल था, इतने ही टॉपिक इंपॉर्टेंट थे, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, इंडिया फर्स्ट वेटलैंड सिटी। अब ये इंडिया में पहली बार रिकॉग्निशन मिला है 2 सिटीज को वेटलैंड सिटी। अब वो 2 कौन सी सिटी हैं, वो एक है इंदौर और एक है उदयपुर। उदयपुर राजस्थान, इंदौर मध्य प्रदेश, ठीक है। इन 2 सिटियों को रिकॉग्निशन मिला है वेटलैंड सिटी का। अब ये इंदौर और उदयपुर को कौन सी मिनिस्ट्री ने नॉमिनेट किया था टू बीइंग एज अ वेटलैंड सिटी, पहले नॉमिनेट हुए होंगे, फिर उनको रिकॉग्निशन मिला होगा। तो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने 3 सिटी को नॉमिनेट किया था। एक है आपका इंदौर, फिर आपका उदयपुर और एक था भोपाल, जिसको रिकॉग्निशन नहीं मिला है। 2 सिटीज को मिला है। अब इन दोनों को क्यों मिला है, क्योंकि 6 कैटेगरीज होती हैं, इंटरनेशनल 6 इंटरनेशनल क्राइटेरियाज होता है, जिसको फुलफिल करेगा वो इस वेटलैंड सिटी का वेटलैंड सिटी में वेटलैंड सिटी का टैग दिया जाएगा। अब ये टैग कितने साल के लिए रहता है, ये वैलिड रहता है फॉर द 6 ईयर, ठीक है। कितने साल के लिए रहता है, 6 साल के लिए रहता है। अब तक ग्लोबली कितने सिटीज को रिकॉग्निशन मिल चुका है, टोटल 74 सिटीज को रिकॉग्निशन मिल चुका है। 2025 में एक साथ 31 सिटीज को दिया गया था, जिसमें से 2 थे इंदौर और उदयपुर, इंडिया की पहली 2 सिटियां हैं। तो इंपॉर्टेंट है, जो चीज पहली बार होती है वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। कौन सी कंट्री में सबसे ज्यादा वेटलैंड सिटी है, तो वो है चाइना। उसको फॉलो करते हुए फ्रांस है, 9 सिटीज है, सॉरी। चाइना में कुल कितनी सिटी है, 22 सिटी है। फ्रांस में कुल कितनी सिटी है, 9 सिटी है। इंडिया में पहली बार मिला है, किन 2 सिटियों को मिला है, इंदौर और उदयपुर, ठीक है। पहली बार कौन सी सिटी को वेटलैंड सिटी रिकॉग्निशन मिला था, वो था कोलंबो को। कोलंबो कहाँ है, आपका है श्रीलंका में। कौन से ईयर में मिला था, 2018 में मिला था। क्लियर है ये सारी चीजें, खत्म। अब एक चीज और है कि वेटलैंड डे कौन से दिन को मनाया जाता है, कौन से तारीख को, वो मनाया जाता है 2 फरवरी को। इस साल का जो वेटलैंड डे मनाया गया था, उसका थीम क्या था, थीम यह था प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर द आवर कॉमन फ्यूचर। तो थीम बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको थीम याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आपने ट्रेंड्स देखे होंगे कि डेट पूछ लेगा, कभी कभी डेट पूछता है, कभी कभी आपका फिर थीम पूछेगा, थीम नहीं पूछ लिया तो फर्स्ट सिटी पूछ लेगा। तो इसलिए मैंने ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट मैंने मेंशन किया। बीपीएससी का तो आपने देखा होगा कि स्टेटमेंट बेस में 69 बीपीएससी में मैं क्वेश्चन एनालाइज कर रहा था, तो उसमें स्टेटमेंट बेस में ऐसी सारी चीजें पूछी हुई थी। कौन कितने साल के लिए वैलिड होता है, ये सारी चीजें। तो जो चीजें पहली बार पूछी जाती हैं उसको पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, हॉट टॉपिक,
अप्रैल के महीने का, इस साल का सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक, मे भी प्रोबेबली दोनों एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जो भी क्वेश्चंस पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं इसमें मैंने मेंशन कर दिया है, वो है वफ अमेंडमेंट बिल 2025। ठीक है, तो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ वफ? वफ का मतलब क्या होता है? तो वफ का मतलब होता है अ प्रॉपर्टी विच इज मूवेबल और इमूवेबल डोनेटेड टू अल्लाह विच इज मैनेज्ड बाय मुतावली। बेसिकली कोई भी प्रॉपर्टी जो मूव हो सकती है और या तो इमूवेबल जो मूव नहीं हो सकती है। मतलब फॉर एग्जांपल मनी और लैंड, ये मनी मूवेबल है और लैंड इमूवेबल है। तो ये जो दो प्रॉपर्टी हैं अल्लाह को डोनेट किया जाएगा, यानी इस गॉड को डोनेट किया जाएगा अल्लाह, और वो मैनेज किया जाएगा एक मुतावली के द्वारा। ठीक है, तो उसी को हम वक्फ बोलते हैं। इंडिया में इसको कौन मैनेज करता था? सेंट्रल वक्फ बोर्ड और स्टेट वक्फ बोर्ड। ठीक है, अब इसी को लेके अमेंडमेंट किया गया। ठीक है, उसका नाम क्या दिया गया? उम्मीद। मतलब उम्मीद इसलिए नाम दिया गया कि कुछ नया और नई चीजें होंगी, डेवलपमेंट होगा। तो फुल फॉर्म याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उम्मीद का फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड वर्क मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी डेवलपमेंट। इस अमेंडमेंट के थ्रू एम्पावरमेंट होगा, एफिशिएंसी होगी, डेवलप होगा विद इन द इस्लामिक, मतलब जो मुसलमान लोग हैं उनके बीच में डेवलपमेंट होगा। आपका फिर एम्पावरमेंट होगा। एम्पावरमेंट कैसे? जैसे सेंट्रल वर्क बोर्ड हो गया और स्टेट वर्क बोर्ड हो गया, उसमें वुमेन का इंक्लूजन हुआ है, 2 वुमेन मैंडेटरी है। ठीक है, और डेवलपमेंट होगा, चीजें मैनेज्ड होंगी। ठीक है, तो ये उम्मीद आपका फुल फॉर्म बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो यह याद कर लीजिएगा कि जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है उसका रीनेम करके क्या नाम दिया गया? तो उसका नाम दिया गया उम्मीद। उम्मीद का फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। ठीक है, अब डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेट हमेशा इंपॉर्टेंट रहती है। डेट में क्या याद रखना है कि लोकसभा में कौन से दिन ये बिल लाया गया? तो लोकसभा में ये बिल लाया गया 2 अप्रैल सन 2025 को। राज्यसभा में कितने तारीख को? 3 अप्रैल सन 2025 को। और प्रेसिडेंट का असिस्टेंट कितने तारीख को मिला? 5 अप्रैल सन 2025 को। बेसिकली ये बिल एक्ट कितने तारीख को बन गया? 5 अप्रैल सन 2025 को। तो कोई भी बिल जब प्रेसिडेंट के द्वारा असेंट मिल जाता है तो वो एक्ट बन जाता है। ठीक है, अब ये बिल आने से पहले क्या कोई और गतिविधि हुई थी? इस बिल के आने से पहले एक कमेटी बनाई गई थी, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी सन 2025 में, जिसको लीड कौन कर रहे थे? चेयरमैन थे उसके जगदम्बिका पाल। जगदम्बिका पाल जिसको लीड कर रहे थे। इस ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी में कितने मेंबर थे? टोटल 31 मेंबर थे। लोकसभा से 21 मेंबर थे और राज्यसभा से 10 मेंबर थे। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट रखना कि मेंबर कितने थे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में? 31 थे, लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10। एक सेकंड पानी पी लूं थोड़ा सा। आगे बढ़ते हैं। चेयरमैन आपको पता ही है कि चेयरमैन कौन है? जगदम्बिका पाल। ठीक है, अब इसमें कुछ चीजें और इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ये किसको अमेंड, ये जो एक्ट लाया गया, ये कौन से एक्ट को अमेंड किया गया है? तो ये अमेंड किया गया था वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 1995 को। पहली बार इंडिपेंडेंट इंडिया में ये एक्ट कब लाया गया था? 1953 में। ठीक है, और फिर 1995 में, उसके बाद 2025 में इसको अमेंड किया गया। क्या हुआ इसमें? इसके जो मेन इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। क्या है वो इंपॉर्टेंट? इसके सेंट्रल वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन रहेंगे वो कौन रहेंगे? एक सेंट्रल मिनिस्टर होना चाहिए। और जो इसके मेंबर कौन रहेंगे? एमपी हो और रिटायर्ड जज हो, प्लस रिटायर्ड जज हो ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। अब ये जो मेंबर्स हैं ये जरूरी नहीं है कि ये मुस्लिम हो। ठीक है, ये किसी भी जगह किसी भी रिलीजियस से हो सकते हैं। साथ में 2 वुमेन का पार्टिसिपेशन होना जरूरी है। मिनिमम 2, मैक्सिमम आप जितना रख लीजिए। ठीक है, तो एक चीज इंपॉर्टेंट रखिएगा कि स्टेटमेंट बेस में कभी पूछ देगा कि जो मेंबर्स रहेंगे उनका मुसलमान होना ये मैंडेटरी है? तो नहीं, मैंडेटरी नहीं है। मुसलमान होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें 2 अदर मतलब नॉन मुस्लिम होना जरूरी है। अब नॉन मुस्लिम होना मतलब हिंदू ही नहीं होता है। नॉन मुस्लिम इन द सेंस कोई भी रिलीजियस हो, चाहे क्रिश्चियन हो, जैन हो, पारसी हो, या फिर कोई भी रिलीजियस के लोग हो जो इंडियन हो, इस मेंबर्स में आ सकते हैं, सेंट्रल वक्फ बोर्ड और स्टेट वक्फ बोर्ड दोनों में। ठीक है, साथ में एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि जो ये वक्फ प्रॉपर्टी है ये कौन डोनेट कर सकता है? तो एक जो मुस्लिम व्यक्ति है वही डोनेट कर सकता है, लेकिन वो पिछले 5 साल में मिनिमम एटलीस्ट 5 साल से वो इस्लाम प्रैक्टिस में हो। ठीक है, इस्लाम प्रैक्टिस में हो, इंडियन हो, वही इस प्रॉपर्टी डोनेट कर सकता है टू द वक्फ। ठीक है, ये चीजें इंपॉर्टेंट थी
ठीक है, फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ यूपीएससी, यूपीपीसीएस एंड बीपीएससी। इससे ज्यादा कोई जरूरत नहीं है करने की, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। अभी हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो और भी क्लियरिटी मिल जाएगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि नोट्स कैसे बना सकते हो आप। तो ये इमेज आप देख रहे हो कि अब इमेज में मैंने क्या किया है कि ये आप इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए। ये देखिए मैंने फोल्ड कर रखा है, इस तरीके से फोल्ड कीजिएगा और एक साइड आप ऐसे लिखिएगा कि ये हो गया आपका, जैसे इंदौर का उदयपुर रिकॉग्निशन मिला है तो वेटलैंड सिटी तो फर्स्ट है इनिशिएटिव की ये, फिर ऐसे मैंने मेंशन कर दिया है आपका, ये ले लीजिए। फिर रायसीना डायलॉग के बारे में कि दिल्ली में ऑर्गेनाइज होता है। ठीक है, चीफ गेस्ट कौन थे, न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर थे। ये थीम क्या था, काल चक्र, पीपल, पीस, प्लैनेट। ठीक है, कौन सी ईयर में स्टार्ट होता है, 2016 में। नेम्ड आफ्टर रायसीना हिल्स। ठीक है, तो रायसीना हिल्स के नाम पे ये रखा गया। तो ये सारी चीजें, अब जैसे पीपीपी ग्रीन वेस्ट प्लांट, तो ये हो गया आपका इंदौर में हुआ, एमपी में हुआ। तो ऐसे आप इसको नोट्स बना सकते हैं फोल्ड फॉर्मेट में। एक तो आपका ये हो गया। अब क्या है, एक चीज और है कि आपका ये देख लेते हैं, एक सेकेंड ना, कि इसमें आप देख लीजिए कि जैसे रिपोर्ट, अभी इसमें एक रिपोर्ट आई थी, जैसे ये वाली रिपोर्ट है आपकी ग्लोबल नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025। अब ये रिपोर्ट, अगर कोई रिपोर्ट आती है तो उसको कैसे रिमेंबर कर किया जा सकता है फॉर द लास्ट मोमेंट याद करने के लिए, या फिर इजी कैसे हो सकता है। तो आप यहाँ पे एक तरीके से देख लीजिए, एक सेकेंड। हाँ, तो ये रिपोर्ट है, रिपोर्ट यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद कौन पब्लिश करता है यहाँ पे मेंशन कर दिया। परफॉर्मेंस क्या है इंडिया की, वो मेंशन कर दिया। ग्लोबल लेवल पे क्या परफॉर्मेंस है ये मेंशन कर दिया। तो इसलिए इस तरीके से आपका बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक सेकंड इसको डिलीट कर दूं। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, तो ग्लोबल नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 जो रिलीज किया जाता है यूएनसीटेड, यूनाइटेड नेशन कंजर्वेशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा, तो इंडिया की रैंक कितनी है, तो इंडिया की रैंक कितनी है, 36 रैंक है। ये हिंदी वाले आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, स्टेटमेंट बेस देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियाज परफॉर्मेंस इन द 2025 ग्लोबल नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स। तो इंडिया अमंग द टॉप 3 ग्लोबली इन द रिसर्च डेवलपमेंट। आरएनडी में मैंने बताया कि आरएनडी में इंडिया की रैंक कितनी है, 3rd है। इंडियाज रैंक विद इन द टॉप 10 ग्लोबली टर्म्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल में रैंक कितनी थी इंडिया की, 113। तो ये तो स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। इंडियाज रैंक 2nd वर्ल्ड टर्म्स ऑफ गिट हब डेवलपर्स, तो ये 3rd स्टेटमेंट सही हो जाती है। ठीक है, अब इसमें कौन सा सही होगा, 1st एंड 3rd होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद द रेफरेंस, ये थॉट प्रोसेस पे है तो मैं चाहूंगा कि थॉट प्रोसेस वाले क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरे वफ अमेंडमेंट को लेके जो एमसीक्यू मैंने सेट किया है। क्या है, द वफ अमेंडमेंट एक्ट 2025 also known as उम्मीद एक्ट। उम्मीद एक्ट वाज गिवन प्रेसिडेंशियल असिस्टेंट ऑन, तो डेट यहाँ पे पूछा है कि प्रेसिडेंट का असिस्टेंट कौन सी डेट को मिला था, तो 3 अप्रैल को क्या हुआ था, राज्यसभा में पास हुआ था। ठीक है, तो ये तो एलिमिनेट हो गया। 5 तारीख को आपका प्रेसिडेंट असिस्टेंट मिला था, मार्च में तो आया था नहीं, मई में आया था नहीं, तो ये तो वैसे एलिमिनेट हो गया। ठीक है, हिंदी वाले भी देख सकते हैं। फिर आते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वफ एक्ट 2025। स्टेटमेंट बेस्ड क्या है, द एक्ट मैंडेट इंक्लूजन ऑफ एटलीस्ट 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स इन द सेंट्रल एंड वफ बोर्ड। बिल्कुल सही है, 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स होना जरूरी है, एटलीस्ट 2 से ज्यादा होंगे तो जरूरी है। अब सोच लीजिए यहीं पे आ गया कि द एक्ट मैंडेट इंक्लूजन ऑफ 2 हिंदू, अगर हिंदू या फिर क्रिश्चियन ऐसे कुछ स्पेसिफिकली आ गया तो स्टेटमेंट गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ नॉन मुस्लिम आ गया। नॉन मुस्लिम मतलब अदर देन मुस्लिम। द एक्ट प्रोहिबिटेड मुस्लिम डिक्लेयरिंग द प्रॉपर्टी ऑफ वफ अनलेस दे हैव बीन प्रैक्टिसिंग इस्लाम फॉर एटलीस्ट 10 ईयर। ये गलत होता है क्योंकि 10 ईयर के लिए तो कुछ नहीं है, ये कितने साल के लिए, एटलीस्ट 5 ईयर। तो स्टेटमेंट 2 जब रॉन्ग होता है तो ये गलत हो गया आपका, ये गलत हो गया। बचा कौन सा, बी एंड डी। आपका फर्स्ट सही है। 4 देख लेते हैं कौन सा है, द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल वफ काउंसिल शैल बी यूनियन, बिल्कुल सही है। आपका 3rd सही है, आपका 3rd सही हो गया। तो कौन सा बी सही होगा, वर्क 3, 4 वैसे ही सही हो गया। एपिलेट अगेंस्ट जुडिक्शन डिसीजन नाउ बी मेड इन 90 डेज। ठीक है, ये पॉइंट छूट गया था तो इसमें कवर हो गया कि एपिलेट जो ट्रिब्यूनल्स रहेगी वफ का, अगर कोई उसके रिलेटेड इशू है तो विद इन द 90 डेज आप एपिलेट जाके कोर्ट में अपील कर सकते हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, एपिलेट का कोई समझ गए होंगे आप, हिंदी वाले देख सकते हैं। Which one of the following best explain why the WAF Amendment Act 2025 has been subject to the legal and political controversy? Political and legal controversy क्यों हुई? पहला दिया गया है, it removes the concept of WAF property Islamic law entirely। गलत है। It interferes the Islamic rituals and festival। नहीं,
कोई इस्लामिक रिचुअल और फेस्टिवल में इंटरफेरेंस नहीं कर रहा है। सी देख रहे हैं क्या है, इट इंट्रोड्यूस नॉन मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन एंड लॉ स्टेट कंट्रोल्स ओवर द वर्क बोर्ड विच सम सीज एन इंटरफेरेंस ऑन द रिलीजियस ऑटोनॉमी। रिलीजियस ऑटोनॉमी में इंटरफेरेंस तो हो रहा है, इसके लिए इसमें विवाद छिड़ गए थे। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे बढ़ते हैं। हु वाज द चीफ ऑफ 10th रायसीना डायलॉग्स हेल्ड इन 2025? मैंने बताया था कि न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, आपके थे क्रिस्टोफर लक्सन। वो थे न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर जो इंडिया आए थे मार्च के महीने में, वो थे इसके चीफ गेस्ट। उन्होंने कई सारे MOU साइन किया था, नेक्स्ट लेक्चर में उसको भी देख लेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रायसीना डायलॉग विच हेल्ड इन 2025। अब द 2025 डायलॉग मार्क्ड एज द 9th एडिशन, गलत है, 10th एडिशन था। द थीम वाज कालचक्र पीपल पीस एंड प्लेनेट, क्या था, पीपल पीस प्लेनेट। तो स्टेटमेंट नंबर 2 सही है। स्टेटमेंट नंबर 2 सही हुआ तो ये एलिमिनेट हुआ, ये एलिमिनेट हुआ। अब कौन सा बचा है, सी एंड डी बचा है। तो डायलॉग जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड नीति आयोग, गलत है। मैंने ऊपर क्या बताया था, कौन सी इसमें, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसमें इन्वॉल्व है, एक सेकंड में बता रहा हूँ। इसमें कौन सा है आपका ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। तो स्टेटमेंट नंबर आपका वो गलत हो गया, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, तो ऑर्गेनाइज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और रिसर्चर ऑब्जर्वर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसमें रहता। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत हुआ। जब थर्ड स्टेटमेंट गलत हुआ तो कौन सा बचा आपका, फर्स्ट सेकेंड फोर्थ होंगे। तो एड्रेस द जियोपॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल चैलेंज, ठीक है, सही है आपका। आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज द थीम कालचक्र पीपल मीन्स प्लैनेट ऑफ द रायसीना डायलॉग मोस्ट एप्रोप्रिएटेबल सिग्निफिकेंस ऑफ द कंटेक्स्ट ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशन। थॉट प्रोसेस पे है, तो थॉट प्रोसेस क्योंकि आपने ऊपर समझ लिया, मैंने ऊपर भी समझाया था कि पीपल प्लीज प्लैनेट का थीम किस बेसिस पे बनाया गया है। क्वेश्चंस को सेलेक्ट करके कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट कीजिएगा, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियाज पोजीशन रिसेंटली ग्लोबल स्टैटिक्स ट्रेड डायलॉग्स। जो हुआ था ट्रेड डायलॉग्स, उसमें क्या है कि द फिलीपींस हैज प्रपोज्ड इंडियाज इंक्लूजन इन द स्क्वाड ग्रुप अलायंस US, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड फिलीपींस, ठीक है। अब ये स्क्वाड ग्रुप में फिलीपींस ने रायसीना डायलॉग हुआ था, वहां पे बोला था कि इंडिया को आना चाहिए। तो यहाँ पे ये चीजें हुई, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट सही है। जब फर्स्ट सही है तो ये आपका एलिमिनेट होता है। इंडिया हैज स्ट्रांगली एडवोकेटेड अनरिस्ट्रिक्टेड डाटा फ्लो, AI डेवलपमेंट एंड ट्रेड टॉक्स, बिल्कुल सही है। तो ये सही हुआ, तो आपका फर्स्ट एंड सेकंड सही है। तो स्क्वाड ग्रुप एज प्राइमरी फोकस ऑन द चाइना सोना, तो ये तीनों सही आपका। डी चाइना स्क्वाड अलायंस इन्फ्लुएंस इन द चाइना सी, तीनों आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। Which two Indian cities was recognized in January 2025 as the wetland city under the रामसर कन्वेंशन? अब रामसर कन्वेंशन के COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 12, ठीक है, 2015 में हुआ था। इसी के थ्रू आया था आपका वेटलैंड सिटी। इसमें कौन सी दो सिटी को रिकॉग्नाइजेशन मिला है, इंदौर और उदयपुर। भोपाल को नॉमिनेट किया गया था लेकिन नहीं मिला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग से वेटलैंड सिटी के बारे में पूछ रहा है, स्टेटमेंट बेस है। क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्या पूछ रहा है, वेटलैंड सिटी एसिडरेशन सिस्टम वाज एस्टैब्लिश्ड COP12 रामसर कन्वेंशन, COP12 में हुआ था 2015। भोपाल वाज रिकॉग्नाइज्ड एज अ वेटलैंड सिटी विद इंदौर एंड उदयपुर, नहीं, नॉमिनेट किया गया था। तो सेकंड गलत होता है। जब सेकंड आपका गलत होता है तो आपका ये गलत हो जाता है। बचा क्या, A एंड C। चाइना एंड फ्रांस हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ सिटीज, थर्ड सही है। जैसे आपका थर्ड सही हुआ, ये भी गलत है। कहाँ पे आप 6 साल के लिए होता है। तो आपका स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट एंड थर्ड सही है। आंसर क्या है आपका, A। आगे बढ़ते हैं। बस इतना ही क्वेश्चंस थे आज के लिए, बस इतना ही। आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी रिसेंट में 6000 पूरे हो गए हैं। तो आप अगर पूछ देंगे तो और भी हो जाएंगे। चैनल वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो क्वेश्चंस मैंने पूछे उसको कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और भी चीजें हैं, जैसे कि हमने टेलीग्राम चैनल पे अपने मेंस राइटिंग का पेपर इवेलुएट करके चेक करके देते हैं। आशीष सर खुद पर्सनल गाइड करते हैं, खुद पेपर चेक करते हैं। वो जिन्होंने 2 बार यूपीएससी इंटरव्यू दिया है, 1 बार यूपीपीसीएस इंटरव्यू दिया है, हमने अपने चैनल पे नंबर भी प्रोवाइड करके रखा है आपको। उस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए हमको, जो भी प्रॉब्लम रहेगी सॉल्व होगी, बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है। लगभग 3 महीने तक तो ये सारी चीजें फ्री रहेंगी। जो भी लेक्चर्स रहेंगे सारे फ्री रहेंगे यूट्यूब पे, और कई सारे इनिशिएटिव रहेंगे जो हमारे द्वारा लाए जाएंगे, ठीक है। आप करंट अफेयर्स को पकड़ के रखिए, अच्छे से कीजिए। अगर आपने पूरे साल के करंट अफेयर्स को कर लिया तो समझ लीजिए आपकी नैया पार लग जाएगी।
अगर आपने पूरे साल के करंट अफेयर्स को नहीं किया तो सच में आपकी नैया डूब जाएगी। करंट अफेयर्स अभी बहुत सारे सोर्सेज हैं, मैंने कई बार अपने टेलीग्राम चैनल पे बताया कि कौन कौन से सोर्सेज से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, जय हिंद।